सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, कौमी हीरोज़ आपने सोचा कि कौन होते हैं? वो लोग जो अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं, वो लोग जो अपने मुल्क और कौम के लिए बाइस से फ़ख्र साबित होते हैं, वो लोग जो अपनी कौम और अपने वतन की इज्जत और वक़ार में इजाफा करते हैं, वो लोग जो दिन रात इसी कोशिश में गुजार दें कि किसी तरह दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर ये बता सके कि उनका ताल्लुक किस कौम से है, किस वतन से है, किस सरजमीन से है। वो होते हैं कौमी हीरोज़। हमारे मुल्क पाकिस्तान को, जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल से नवाजा है, पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ चारों मौसम आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को भी भरपूर सलाहियतों से नवाजा है। इस कौम में बहुत टैलेंट पाया जाता है, दुनिया देख चुकी है। यही वजह है कि जब भी इस कौम के किसी फ़र्द को मौका मिलता है वो इसको ज़ाया नहीं जाने देते। हमारे कौमी हीरोज़ ने हर महाज पर अपनी सलाहियतों से दुनिया को बताया कि ये कौम अपने मुल्क को हर महाज पर आगे रखने की पूरी सलाहियत रखती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और इस कौम के सबसे पहले हीरो, जिन्होंने अपनी गैर मामूली सलाहियतों और अनथक जिद्दोजहद की बदौलत इस बिखरी हुई कौम को एक कौम बनाया और इस कौम के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके दिखाया। दुनिया दंग रह गई। दुनिया ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सलाहियतों का बिलाखिर एतराफ़ कर ही लिया। इसी तरह पाकिस्तान की पहली जंग जो इसने अपनी रवायती हरीफ भारत के खिलाफ लड़ी, 1965 की जंग में भी हमें कई ऐसे हीरोज़ देखने को मिले जिनके कारनामे आज भी दुनिया याद करती है। एम आलम ने सेकंड्स में कई भारतीय तैयारे मार गिराए। राशिद मिन्हास वतन से वफादारी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। फहरिस्त बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा नाम है, कारनामे अनगिनत हैं। वक्त आगे बढ़ता गया। इस वतन के बासलाहियत नौजवानों ने दुनिया के हर महाज पर अपनी सलाहियतों का दुनिया से एतराफ़ करवाया और ऐसे तमाम लोग हमारे कौमी हीरोज़ हैं। और नाज़रीन, जैसे ज़िंदा कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं, शोहदा की कुर्बानी को याद रखती हैं, वैसे ही ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ को भी नहीं भूलती हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक ऐसे ही कौम के हीरो को जिन्होंने अपनी कौम और वतन का नाम रोशन किया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम साहब, जिनका ताल्लुक़ है जी कोयटा से। हाल ही में दुबई के एक मुकाबले में एक फिलिपानी हरीफ को सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड में शिकस्त दी। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के मुताबिक टॉप 10 बॉक्सर्स में ये 9वें नंबर पर आए, 9th। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ये कारनामा करके सर अंजाम देकर आए तो एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए कोई हुकूमती रुकन गया ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। जबकि इमरान खान साहब तो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है। वो तो समझते हैं कि खिलाड़ी को हौसला अफजाई की कितनी ज़रूरत होती है, अप्रिसिएशन किस चीज़ का नाम होता है। और वो पाकिस्तान को खेल की दुनिया में भी बहुत आगे ले जाने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब। लेकिन हैरानी की बात नाजरीन ये है कि इमरान खान साहब की काबीना का कोई एक रुकन अपने इस कौमी हीरो को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं जा सका। और आपने देखा होगा कि ट्विटर पर एक इन्होंने ट्वीट की थी और बहुत से नामवर खिलाड़ियों ने इनकी ट्वीट के साथ इज़हार यकजहती भी किया। मैंने वसीम अकरम साहब की ट्वीट पढ़ी, मैंने शुएब मलिक साहब की भी ट्वीट पढ़ी कि जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने दुख का इजहार किया क्योंकि हम खुद प्लेयर्स हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में ना सिर्फ अपने इस कौमी हीरो का इस्तकबाल करेंगे बल्कि उनसे उनके करियर के बारे में भी जानेंगे कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुँचे और यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। आसानी से सक्सेस, कामयाबी नहीं मिलती है, याद रखिएगा। तो मोहम्मद वसीम हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं मोहम्मद वसीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। इससे पहले कि मैं दुनिया को बताना चाहूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए और आपकी मौजूदगी में, आप खुद बताएंगे कि आपने अपने करियर को यहाँ तक कैसे पहुँचाया, कितनी मेहनत थी और आपका करियर था क्या, और हमारे सामने कितना बड़ा टैलेंट इस टाइम पर बैठा हुआ है। हमारे प्रोग्राम के लिए ऑनर की बात है, हम आपको ऑन करते हैं, हमें फ़ख्र है आप पे, आपकी कामयाबी हमारे मुल्क की कामयाबी, हमारी कामयाबी। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले बताएं कि अभी हाल ही में आपके साथ जो हुआ
और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जिसमें नामवर खिलाड़ी भी शामिल हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि पूरा वाकया हुआ कैसा, दिल खोल के रख दें आज और बता दें लोगों को कैसे नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, मैं दुबई में मेरी फ़ाइट हुई थी, रैंकिंग की मेरी फ़ाइट थी, वर्ल्ड रैंकिंग की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हरीफ को नॉकआउट किया और इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। इससे पहले काफ़ी मैंने टाइटल्स पाकिस्तान के लिए जीते। वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का गोल्ड मेडल चैम्पियन हूँ, एमेच्योर बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ का 2 टाइम मेडलिस्ट हूँ और एशियन गेम्स का मेडलिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए मैं एमेच्योर में काफ़ी मेडल जीते, 10 साल पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम का कप्तान रहा। और इस बार जब मैं फ़ाइट खेल के आया हूँ वहाँ से दुबई से, तो मैं एयरपोर्ट पे जब आया तो बाहर मुझे नहीं था पता मीडिया है, तो मीडिया के साथ सबके साथ पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की मुझे और हम आए। फिर उसके बाद हमारी मीडिया के साथ बात हुई। फिर मैं जब घर पहुँचा उसके बाद मैंने वसीम भाई का ट्वीट देखा। मैं वसीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और शाहिद आफरीदी ने मुझे फ़ोन किया, मैं शाहिद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जी वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ। और अपने जितने भी क्रिकेटर्स थे, हमारे जहांगीर खान जो स्क्वाश से, उन्होंने भी फ़ोन करके मुझे अप्रिशिएट किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक प्रोफेशनल फ़ाइटर हूँ और मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं इन चीज़ों में नहीं देखता कि कौन मेरे इस्तकबाल के लिए आया और कौन नहीं आया। मैं अपने गेम पे 1000% फोकस्ड हूँ और मेरी ये ड्रीम है कि मैं 15 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और मैं हर मौके पर मैंने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया है। हर कंट्री में मैंने, इंडिया में मैं जीता हूँ, इंडिया में मैंने पाकिस्तान का फ़्लैग लहराया, मैंने हर कंट्री में पाकिस्तान का फ़्लैग लहराया। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैं जितने भी मेरी बॉक्सिंग करियर है वो मैं इसी झंडे के साथ खेलना चाहता हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े टाइटल जीतना चाहता हूँ। ठीक। अच्छा मोहम्मद वसीम, आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आपने देखा कि एयरपोर्ट पे किसी हुकूमती रुकन ने आपका इस्तकबाल नहीं किया? तो आपके जहन में कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ इमेजिनेशन? आप जैसा बंदा इमेजिनेशन में सोच रहा था मैं जाऊंगा तो वहाँ पर ये होगा वो होगा, आप क्या सोच रहे थे? फिर आने के बाद जब आपने देखा तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 2016 में एक खिलाड़ी जब मुल्क का नाम रोशन करके आता है, कोई गलत बात नहीं कि अगर आप सोच रहे थे कि आपको आगे रिसीव किया जाए, ये बिल्कुल कोई गलत ख्वाहिश नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि 2016 में जब फर्स्ट टाइम मैंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC का जो मैंने टाइटल जीता कोरिया में, तब मैं पाकिस्तान आया, तब भी ऐसा ही था और किसी ने मतलब हमें पूछा नहीं। सिर्फ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी ने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया है। मैं जनरल बाजवा साहब जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है पहले 2016-17 में। और मैं जनरल आमिर रियाज साहब थे कोर कमांडर जो क्वेटा में, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और इस तरह मतलब मुझे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आर्मी ने सपोर्ट किया। इससे पहले भी मैं, अब जैसे आपको अब तो मेरी रैंकिंग इसलिए नीचे आई थी क्योंकि मेरे 15 मंथ्स मैंने कोई फ़ाइट नहीं की, थोड़े से इश्यूज़ थे प्रमोटर के साथ कोरियन। अब मेरे जो नए जो मैनेजमेंट कंपनी के साथ मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है MTK ग्लोबल के साथ, वो काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और अब आप देखें, मैंने फ़ाइट के लिए और मैं स्टिल टॉप 10 में हूँ। अब नेक्स्ट मंथ में मेरी जो रैंकिंग है टॉप 5 में आनी है और इंशाल्लाह हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान में लेके आएँ और पाकिस्तान में वर्ल्ड टाइटल जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपकी एक बात से एक कंक्लूजन थी जो मैं कहना चाहूँगी कि फिर सियासतदान जो फिर आर्मी के बारे में ऐसा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये क्या कह रहे हैं कि आर्मी के वो शुक्रगुजार है कि आर्मी ने उनके टैलेंट को ऑन किया। 2016 में भी कोई हुकूमती रहनुमा उनको रिसीव करने नहीं गया था। सैलाब आता है, तूफान आता है, जलजिला आता है, कहीं पानी खड़ा हो जाता है, आर्मी को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ। और कोई टैलेंट भी आता है पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करके वापस, तो उस टैलेंट को भी ऑन करने के लिए आर्मी को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ। ये है हमारे सियासतदानों का हाल और ये है डेमोक्रेसी, ये है जमहूरियत और ये है जमहूर।
और ये टैलेंटेड जमूर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, और ये देखें कि इनके इस्तकबाल के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, हम आगे चलते हैं और मैं जानना चाहूँगी मोहम्मद वसीम, चूंकि आप प्रोग्राम में आए हैं तो हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने बॉक्सिंग करियर का आगाज़ कैसे किया, कब आपने सोचा कि आप इस करियर को अपनाने जाएंगे और किन मुश्किलात का आपने सामना किया, क्योंकि जाहिर बात है शुरू में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीनियर्स कैसे थे? सीनियर्स में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको कहते हैं अरे आप तो नहीं कर सकते, आपका भी पाला पड़ा किसी ऐसे सीनियर से? जी बिल्कुल। मैं 8 साल की उम्र से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 98 में। मेरी मतलब पेरेंट्स भी मतलब मुझे सपोर्ट इतने नहीं करते बॉक्सिंग, क्योंकि आपको पता है जैसे कोयटा में सिर्फ 2 स्पोर्ट्स है जो सबसे ज़्यादा कोयटा में खेले जाते हैं, फुटबॉल और बॉक्सिंग। फिर हम स्कूल भी जाते थे, वहाँ पे घर के पास एक छोटा सा था वहाँ यूथ बॉक्सिंग क्लब, वहाँ पे हम बॉक्सिंग खेलने जाते थे। वहाँ से मैंने स्टार्ट ली थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं अपने प्रोविंस का चैम्पियन बना, फिर मैं फ़ाइट करते करते फिर मैं कैडेट जूनियर में चैम्पियन बना, फिर मैं जूनियर में बना, फिर 2004 में मैंने पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम जो ज्वाइन की कराची में, 2005 में नेशनल चैम्पियन बना। काफ़ी मतलब स्ट्रगल थी बहुत, कि बॉक्सिंग बहुत टफ़ स्पोर्ट है, उसमें आपको वज़न भी कम करना पड़ता है। स्ट्रगल इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कराची में इतनी गर्मी होती थी तो हम सारे लड़के वहाँ पे ट्रेन करते थे, लेकिन जो हमारे क्यूबन कोच थे, हमारे पाकिस्तानी कोच थे, उन्होंने काफ़ी साथ दिया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं 2009 में मैंने किंग्स कप में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ जीता, फिर मैं अहमद कमिट कप में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ जीता, फिर 2010 में मैं सिल्वर मेडल मैंने जीता, फिर मैंने वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में 2010 में चाइना में गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। 2011 में फिर मैं प्रेसिडेंट कप में मैंने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता। 2012 में मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता शहीद इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। फिर मैंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया में ब्रॉन्ज़ मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। काफ़ी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड में जो हुई उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता। एशियन गेम्स में काफ़ी मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते। 2015-16 में साउथ एशिया में आज तक किसी ने WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का टाइटल नहीं जीता, वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान के पास है, मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक बड़ी बात है और मैं काफ़ी प्राउड हूँ इस चीज़ पर कि आगे भी मैं अपने कंट्री का नाम रोशन करूँ और पाकिस्तान के और इससे बड़े टाइटल जीतूँ। अच्छा मोहम्मद वसीम, एक लाइटर नोट पे एक सवाल पूछना चाहूँगी, बगैर सोचे जल्दी से बताने। आपने इतने मेडल्स गिनवाए, ये बताएं कि अगर मैं तादाद पूछूं जल्दी से बता सकते हैं विद इन अ सेकंड कि कितने मेडल्स हैं आपके पास? मुझे 300 से ज़्यादा, मुझे काफ़ी मेरी बॉक्सिंग करियर को 24 इयर्स हो गए। तो मैं 7 साल की उम्र से मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, तो मैं 32 का हो गया हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेडल्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, प्रोफेशनल। मेरे पास काफ़ी अवार्ड्स हैं। 300 के करीब बता रहे हैं आप? मुझे मिली 2017 जी। सोच के नहीं, मतलब मैं काफ़ी मेरे पास इतने मेडल्स हैं और मैं एक दुनिया का ये भी मेरे पास एहसास है कि दुनिया में किसी फाइटर ने 4th फाइट में WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का टाइटल नहीं जीता। वो एक वाहिद मैं हूँ पाकिस्तान का जो मैंने चैलेंज की 4th फाइट में और मैं जीता वो। ठीक। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो पहली फाइट थी वो कहाँ हुई थी? याद है कि हरीफ कौन था? जी हाँ बिल्कुल, मेरी प्रोफेशनल फर्स्ट फाइट हुई थी 2015 में, जो मेरी डेब्यू फाइट थी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोफेशनल फाइटर्स हैं वो जब भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आते हैं तो वो जितने भी बड़े फाइटर होंगे वो 4 राउंड से स्टार्ट लेते हैं प्रोफेशनल अपनी कैरियर। तो मैं पाकिस्तान का एक वाहिद फाइटर था। मैंने फर्स्ट फाइटर टाइटल चैलेंज की KBC कोरियन बॉक्सिंग कमीशन का जो अंडर है, वो 10 राउंड मैंने 9th राउंड में अपने हरीफ जो कोरिया में मैंने उसको नॉकआउट किया। तो फिर मैंने वो फर्स्ट टाइम में वो एक मेरी करियर की एक बड़ी फ़ाइट थी। वहाँ से मेरा जो करियर है वो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रैंक मिला। अच्छा मोहम्मद वसीम, आपके करियर की सबसे मुश्किल फ़ाइट कौन सी थी जो आपको 11th हार तक लगता रहा कि अरे ये तो मैं जीत ही नहीं सकता, लेकिन आप जीत गए? ये मेरी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC मैंने फ़िलिपीन के लड़के से मैंने जीता।
उसके बाद गिमिल मैग्रामो 17-0, उसके 17 फाइट्स थे और उसके 0 लॉस थे। तो उस टाइम मेरे 5th फाइट थी मेरी, तो वो मेरे करियर की सबसे बड़ी टफ़ फाइट थी जिसमें मुझे काफ़ी कट्स आए और यूनानिमस डिसीजन पे मैं जीता। 12 राउंड तक बॉक्सिंग हमारी हुई थी। हमें दोनों को काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजरीज़ हुए थे उस फाइट में। तो वो मेरी करियर की सबसे टफ़ फाइट थी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। अच्छा, जैसे हम ये समझते हैं जी क्रिकेट में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, इन ममालिक को हराना बड़ा मुश्किल है। बॉक्सिंग में ज़रा बताइए कि कौन से ममालिक की टीम्स आपको लगता है बड़ा टफ टाइम देते हैं खिलाड़ियों को? ये डिपेंड करता है आपके वेट क्लास पर। मतलब अभी अब अगर आप मिडल वेट में, लाइट वेट, मिडल वेट आप जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा टफ़ फाइटर्स मेक्सिको के हैं और अमेरिका के। जो ऊपर आप जाएंगे लाइट हेवी वो सारे अमेरिकन्स हैं, वो सबसे ज़्यादा टफ़ है। और इसी तरह ब्रिटिश कुछ फाइटर्स हैं, वो भी काफ़ी टफ़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा टफेस्ट फाइटर्स जो है वो अमेरिकन्स है, वो क्योंकि ज़्यादा अपने फाइटर्स को वो सपोर्ट करते हैं और उनको बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, उनको हाई लेवल के जो जिनमें सबसे ज़्यादा उन पे पैसे लगाते हैं। उस वजह से वहाँ पे बॉक्सिंग फैल रही है और इतनी ज़्यादा बॉक्सिंग है कि हर फाइटर को वो जितने भी अगर कम से कम जो फाइटर होगा वो वहाँ का फाइटर मिलियनर होता है। अच्छा मोहम्मद वसीम, ये भी बताइए कि फैमिली का कितना किरदार होता है, फैमिली सपोर्ट का कितना किरदार होता है किसी भी खिलाड़ी को यहाँ तक पहुँचाने में, किसी प्लेयर को यहाँ तक पहुँचाने में? अमूमन होता है कि फैमिलीज़ कहती हैं आप पढ़ाई करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जाने नहीं दे रही होती क्योंकि आपको यंग एज में स्टार्ट करना होता है। फैमिली ने सपोर्ट किया या किसी ने मुखालफत की, तो वो एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट मस्ट है। अगर फैमिली में आपको बॉक्सिंग में सपोर्ट नहीं हो तो काफ़ी ये टफ़ होता है। जैसे मैंने कहा मुझे फैमिली से शुरू में बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी क्योंकि फैमिली ज़्यादातर आपको, मैंने जैसे कहा, यहाँ पे पाकिस्तान में लोग यही सोचते हैं कि यार क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में आपकी जो है मतलब कोई आपका करियर नहीं है। तो ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि आप पढ़ें, आप जाके इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, कुछ बने। इसी तरह मेरी फैमिली भी थी, वो भी मुझे काफ़ी शुरू में मुझे नहीं छोड़ते थे, मुझे ये करते थे कि आप पढ़ें। लेकिन मेरी काफ़ी ज़्यादा शौक़ थी और मुझे ये था कि मैं बॉक्सिंग खेलूँ और मोहल्ले में भी लोग यही कहते थे कि ये। अच्छा मोहम्मद वसीम, अब तो बताती हूँ कि अम्मा सबको ये मेरा बेटा है। मोहम्मद वसीम मेरा बेटा है, मैं इसकी मदर हूँ। जी है ना, आप फख्र है, अब सोच चेंज होगी, आपके टैलेंट ने साबित किया। जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। मुझे तो जी मोहम्मद वसीम जी मेरी फैमिली जी मेरी अम्मी पहले शुरू में तो कोई भी मतलब वो शुरू में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, वो मुझे काफ़ी डांटते थे फैमिली में। वो मुझे ये कहते थे कि आप पढ़ें, ये आपने क्या शुरू किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं करते करते, असल में मैं ये था कि मुझे काफ़ी शौक़ थे बॉक्सिंग में, मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था बीच में। तो मैंने काफ़ी बॉक्सिंग, मतलब मैं स्कूल भी जाना और बॉक्सिंग भी करना, इसी तरह आगे मैं बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक चैम्पियन हूँ। आज मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जितने भी फैमिली है वो सब मुझ पे बहुत प्राउड है और वो काफ़ी खुश होते हैं जब मैं जीतता हूँ, मुझे फ़ोन करते हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ वसीम, एक तस्वीर हम चला रहे हैं आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, तो मैं जानना चाहूँगी उनसे कब मुलाकात हुई, ये ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ये कब की बात है? जी अब ये जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC का टाइटल मैंने जीता था कोरिया में, तो फिर चीफ साहब ने मुझे बुलाया था 2017 में, फिर हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्हें बॉक्सिंग के बारे में काफ़ी पता है क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर है, उनको कि बॉक्सिंग एक आर्मी गेम है, इनको सबसे ज़्यादा पता है। और जितने भी आर्मी के जितने भी आर्मी के लोग हैं वो सब बॉक्सिंग खेलते हैं, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो, जहाँ का भी हो। सबसे ज़्यादा आर्मी में अगर आपको बॉक्सिंग नहीं आती तो फिर आप आर्मी में नहीं जा सकते, ये आर्मी का एक रूल है। तो वो जनरल साहब को काफ़ी ये। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मोहम्मद वसीम आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया
जनरल बाजवा साहब ने आपको बुलाया और आपको अप्रिशिएट किया बुलाकर, ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। आपको किसी हुकूमती ओहदेदार ने नहीं बुलाया। जब 2016 की बात आप कर रहे थे तब हुकूमत पीटीआई की नहीं थी, उन लोगों ने भी आपसे रब्ता नहीं किया, किसी सियासतदान ने आपको बुला के कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आपने इतने मेडल्स लिए, 300 तादाद आप बता रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, किसी ने कभी नहीं बुलाया? मुझे बुलाया था 2017 में, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस तरह जो रिस्पेक्ट देते हैं, जिस तरह वो बुलाते हैं आर्मी वाले, वो उस तरह हमें मतलब अप्रिशिएट करते हैं। स्पोर्ट्समैन को जितना वो अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक इतना कोई और पॉलिटिशियन या कोई और नहीं कर सकता। तो एक हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, सुन लें। अच्छा जी, ये बताइएगा मोहम्मद वसीम के पाकिस्तान में आप ये बॉक्सिंग को भी कहाँ देखते हैं कि बॉक्सिंग के मैदान में हमें कितने आगे जाने की ज़रूरत है, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, अभी हम कहाँ खड़े हैं? अगर आप नंबर देना चाहें ईमानदारी से। आई थिंक अब तो हमारी बॉक्सिंग तकरीबन ख़त्म हो गई। हमारी बॉक्सिंग एक टाइम में एशिया की सबसे बेस्ट बॉक्सिंग थी, एशिया की। जब प्रोफेसर चौधरी अनवर साहब थे, जो आइबा के वर्ल्ड बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बॉक्सिंग को काफ़ी ऊपर लाया पाकिस्तान का। हमारे पास एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल लड़के हैं, हमारे पास कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल लड़के थे। अब हमारी बॉक्सिंग काफ़ी नीचे आ गई है बिकॉज़ हमारे पास कैंप नहीं है। हमारे ट्रेनर्स जितने भी है, वो फाइटर्स जितने भी है, घर बैठे हुए हैं, उनको कैंपिंग नहीं है, उनको टूर्नामेंट्स में बेचते नहीं हैं। तो ये काफ़ी एक हमारे लिए मतलब ऐसी बात है कि हमारी बॉक्सिंग बहुत नीचे आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि अपने जितने भी हमारे बॉक्सर हैं, जितने भी हमारे एमेच्योर फाइटर्स हैं, उनकी जो पहले कैंप होते थे वो कैंप दोबारा से उनको उसी तरह कैंप को कंटिन्यू रखे, ताकि बहुत टैलेंट है बॉक्सिंग में। आई थिंक वो पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स है जो बॉक्सिंग है, जिसमें आई थिंक ओलंपिक में मेडल हम जीत सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोयटा में आप जाएंगे, लियारी में आप जाएंगे, इतने ज़्यादा आपको बॉक्सर मिलेंगे कि आप परेशान हो जाए। वहाँ पे उनके पास सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। अगर फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएं तो मेरी तरह के 100 मोहम्मद वसीम आप देखेंगे रिक में। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। हमें आप पे फ़ख्र है मोहम्मद वसीम, हमें आप पे फ़ख्र है, हमें आप पे फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त के लिए, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने अपने मौक़िफ़ से अपने दिल की तमाम जो बातें हैं तमाम नाज़रीन को आगाह किया। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना, उन्होंने कहा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने इनको बुलाया, इनको अप्रिशिएट किया, इनको बुला के खुद अप्रिसिएशन देना बहुत बड़ी बात है। उनकी भी मसरूफियत होगी, लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड जमहूरी लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े लीडर, किसी ने बुला के इनको पूछा तक नहीं। अब यहाँ से आप डिफरेंस देख लें। हीरो को पहचानने के लिए आपका खुद हीरो होना बहुत जरूरी है, बड़ी बात है। और अगर आप इनको इज्जत देंगे तो आपकी इज्जत, आपका वकार खुद ब खुद बुलंद होता चला जाएगा। तो जो बहुत से लोग परेशान होते हैं कि फलां को इज्जत कैसे मिल रही है, जवाब मिल गया आपको, ऐसे मिल रही है। दूसरों को इज्जत दीजिए, हीरोज को इज्जत दीजिए, उनको रिगार्ड दीजिए, उनको ऑन कीजिए। अल्लाह ताला आपकी इज्जत और आपके वकार में इजाफा करेगा खुद ब खुद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। जी नाज़रीन, 18 सितंबर अहम समात, बल्कि इंतहाई अहम समात कह दूँ तो गलत नहीं होगा जी, नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ जो मेन अपीलें हैं उन पर इंतहाई अहम समात होगी। नैब की जानिब से उनकी जो सज़ा बढ़ाने की इस्तदा की गई थी, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से बरियत की दरख्वास्त जो थी वो दी गई थी, लेकिन उनकी जानिब से तहत ज़मानत की कोई दरख्वास्त अभी तक दायर नहीं की गई है। अब कल का दिन कितनी अहमियत का हामिल है, जाहिर बात है कि कल के दिन से पहले आज के जो लम्हे हैं, ये जो घंटे गुजर रहे हैं, तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कितनी अहमियत के हामिल हैं। तमाम जो डिस्कशन है इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेकंड सेगमेंट में, जैसे कि हमेशा में ज्वाइन करते हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक हमें ज्वाइन कर चुके। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सदीक, खबरें आ रही हैं, आप चूँकि वहाँ बैठे हैं, आपको ज़्यादा पता चलता रहता है कि बड़ी खुशी मनाई जा रही है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कल तो नवाज शरीफ साहब बाइज्जत रिहा हो रहे हैं, न जाने क्या कुछ होने जा रहा है। तो मुझे याद है जब JIT बनी थी
तो तब भंगड़े डाले गए थे, ढोल की ताप पे रक्स किए गए थे, रसगुल्ले खाए गए थे। ये वही वाली खुशी तो नहीं है कहीं? जी बिल्कुल, ये असल में बात यह है कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बात हुई शहर इक़्तिदार में कि नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है और बहुत ज़्यादा ये खबरें दी गई। कुछ लोगों ने तो कहा कि डील हो चुकी है, किसी ने कहा 20 अरब डॉलर में हो गई है, किसी ने कहा 25 अरब डॉलर में है, किसी ने कहा 12 अरब डॉलर में है। और जिन लोगों ने 25 अरब डॉलर का है शायद उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 25 अरब डॉलर होते कितने हैं। तो ऐसे ही अफवाहें फैलाई गई। उन अफवाहों की वजह से एक दो वो अफवाहें ऐसी थी जिनसे नून लीग को एक मैसेज दिया गया कि आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, नून लीग नहीं छोड़नी, सब के है मामला तय हो रहे हैं और नवाज शरीफ बाहर आ जाएंगे। तो इस वजह से कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि एक तासुर ये दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ को कल ही रिहा कर देगी। लेकिन मैं अगर इस केस के बारे में आपको बताऊं तो नवाज शरीफ साहब के कल रिहा होने के, बरी होने के कोई चांसेस नहीं है। ये परसेप्शन ज़रूर क्रिएट की गई है, लेकिन ये मेन अपीलें हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि अभी तक नवाज शरीफ साहब के वकला की जानिब से जमानत की कोई दरखास्त दायर नहीं की गई। ताहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक, कल हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मेन अपीलें हैं। मेन अपीलों से मुराद ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा हारिस के जरिए दरखास्त दी है कि एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया केस में जो नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सज़ा सुनाई है वो गलत है और नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया जाए। मेन अपीलों के ऊपर समाअत होगी, मुकम्मल दलाइल होंगे, एविडेंस दोबारा पढ़ा जाएगा, दोनों साइडों के दलाइल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी। हाँ, अलबत्ता इसमें एक इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो ये है कि जो जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल का मामला है उसमें जो जज साहब का जो बयान हल्फी है वो क्योंकि इस केस के साथ अटैच कर दिया गया है, ये हो सकता है कि नून लीग के वकला कहें कि पहले आप उसके ऊपर फैसला कर दें, उसके बाद आप मेन अपीलों पे आएँ। उस हवाले से देखना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कैसे लेकर चलती है। वो अदालत का इख्तियार है, उन्होंने ये केस देखना है, सुनना है, फिर फैसला करना है। गो कि उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब जो फैसला लिख चुके हैं जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में, उसमें वो बता चुके हैं कि अगर इन वीडियोस को एक्सेप्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। पहले वीडियोस रिकॉर्ड करने वाले, रिकॉर्डिंग करने वाले बंदे जिन आलात से रिकॉर्डिंग की गई वो पेश करने होंगे, एडिट कहाँ पे हुई, सब टाइटल किसने लगाए, वीडियो कहाँ कहाँ मौजूद रही, वो सारी चीज़ें पेश करनी होंगी। तब जाके इस वीडियो के एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा और एक्सेप्ट करने के बाद देखा जाएगा कि उसका केस के ऊपर कोई असर है भी या नहीं है, क्योंकि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुए उसके ऊपर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो ये बहुत सारे मैटर हैं। इससे पहले 2 बार नवाज शरीफ साहब जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर चुके हैं। दोनों बार उनकी जमानत मुस्तरद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में वो गए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों की जमानत दी, 6 हफ्तों बाद नज़रसानी अपील दायर की, वो मुस्तरद हुई। और जो मेरिट्स के ऊपर जजमेंट सस्पेंशन की थी वो इन्होंने दरखास्त आर्गू किए बगैर वापस ले ली थी, जिसके ऊपर जो है वो वापस लेने के बाद वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं है। ये कल देखते हैं कि ये केस कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि जो एक तासुर दिया गया कि कल नवाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे, अभी तक जो हमारी कानूनी माहिरीन के साथ बात हुई है इस तरह का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अच्छा सिद्दीक, अदलिया के डिसीजंस हैं तो बिल्कुल 11th आवर तक भी हम भी कुछ नहीं कह सकते कि होने क्या जा रहा है, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मैं जानना ही चाहूँगी कि ये जो साहिबान हैं, ये जो हज़रत नवाज शरीफ साहब हैं, इन लोगों के माजी पर अगर एक नज़र डाली जाए तो माजी काफ़ी शोहरत रखता है, बड़े शोहरत का हामिल है जज साहिबान को ख़रीदने के हवाले से। मैं अल्लाह ये बात कहती हूँ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है बातें, बाकायदा कॉल्स करके हुक्म जारी किया जाता था कि ये डिसीजन इस तरह होना चाहिए, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारी मंशा के मुताबिक। क्या जजेस को भी ख़रीदने की दोबारा कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, इस तरह की हमारे पास कोई इतला नहीं है। जब तक इस तरह की कोई बात सामने ना हो, सबूत ना हो, तो ये बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो आपने बात की, परसेप्शन यही है शरीफ ख़ानदान के बारे में कि ये इन्हीं से ही मंसूब है कि ये वकील नहीं करते, ये जज करते हैं। लेकिन इस वक्त हम जो अदलिया के फैसले देख रहे हैं वो बड़े आज़ादाना हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा केस का फैसला देखें, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत का फैसला देखें, इदारे आज़ादाना तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा सदीक, मैं एक बात क्लियर कर दूं, नवाज शरीफ का अभी भी अगर आप देखें कोशिश कर सकते हैं अपनी आदत से मजबूर होकर, और माजी इनका सामने है, हम भी सवाल पूछते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने कोर्ट्स पर बड़ा फख्र है और हमें अपने जजेस की ईमानदारी पर भी बड़ा यकीन है। बिल्कुल, ये जो परसेप्शन है जिसके ऊपर आपने सवाल भी किया, उसकी वजह वो जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल है कि कैसे उस जज की एक गैर इखलाकी वीडियो खरीदी गई, खरीदने के बाद उसको दिखाई गई, उसको ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ मदीना में मुलाकातें हो रही हैं, उसके साथ जाती उम्रा में मुलाकातें हो रही हैं, पहले उसको पैसों से खरीदने की कोशिश की गई, फिर उसको थ्रेट किया गया। तो ये तो इनकी तारीख है और ये इनका किरदार है। इसीलिए तो हम रोज़ाना ही हमें प्रोग्राम में बताना पड़ता है कि यही वजूहात हैं, यही इनके कारनामे हैं, जिस वजह से कभी इनको गॉडफादर से तशबीह दी जाती है, कभी इनको सिसिलियन माफिया से तशबीह दी जाती है, कभी इनको डेली मेल से रशियन माफिया से तशबीह देता है। तो ये इस तरह की तारीख है इनकी, जिस वजह से इस तरह के अलकाबात इनके नाम के साथ जोड़े जाते हैं।
अच्छा सदीक, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इनको ये लगता है कि जो वीडियो की वजह से बड़ा मामला खराब होगा, वीडियो को जो अंदर ला रहे हैं उनका तो मनी ट्रेल का मामला था, नहीं दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी कंफ्यूजन फैलाई जा रही है ना जमात की जानिब से। ये बड़ा गहरा सवाल है, ये आपको तो समझ आएगा, जरा नाज़रीन को भी समझ कि मैं पूछना क्या चाहती हूँ। देखिए जो जज, जी बिल्कुल, देखें जो इनके ऊपर इनसे सवाल 3 ही पूछे गए थे तीनों केसेस में, चाहे वो एवनफील्ड हो, अल अजीज़िया हो, फ्लैगशिप हो, तीनों में एक ही केस था। एक तो वो लंदन के सासों जदादें थी, दूसरा था हसन नवाज के कारोबार, तीसरा था हुसैन नवाज के कारोबार। इनसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आप ये बता दें कि ये पैसे कमाए कैसे, पाकिस्तान से भिजवाए कैसे और रसीदें कहाँ पे हैं। ये 3 सवाल थे जिनके ऊपर 200 समातें हुई। इन्होंने हर बात की, इन्होंने कहा, पूछा जाता था आपने लंदन जदादें कैसे बनाई, कहते थे मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी। बताया जाता था आपने जो है वो हसन नवाज ने कैसे कारोबार इतने इस्टेब्लिश कर लिए, कहा जाता था मैंने मुल्क के अंदर ये कारनामा कर दिया। पूछा जाता था ये कैसे हुआ, मैंने ये मेरी जो अचीवमेंट है। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आप वज़ीर आज़म थे, आपके बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, उस दौरान आपके बच्चों ने बाहर, और जब देखें 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने कूक किया, उसके बाद ये बाहर गए तो इनके जो सामने वीडियोस मौजूद हैं उसमें तो ये चंद जो है वो संदूक नजर आए जिनमें ये कपड़े लेकर गए थे। लेकिन बाहर जाते ही हसन नवाज, हुसैन नवाज के कारोबार इस्टेब्लिश हो जाते हैं। 2006 में इनके मुताबिक 2006 में फ्लैट्स भी खरीद लिए जाते हैं लंदन में अरबों रुपए के। तो ये सारा कैसे बन गया, पैसा कहाँ से आया, यही पूछा जा रहा है कि पैसा आपने कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, ये सबूत दे दें। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई ऊँटों के ऊपर तो नहीं गया ना पैसा, बैंकों से गया होगा, कोई तो सबूत दे दें, कोई तो रसीद दे दें। इन्होंने हर तरह की बात की, अगर नहीं बात की तो उन चीज़ों पर नहीं की जो इनसे 3 अहम सवाल किए गए थे। अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बता दें कि पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, रसीदें दिखा दें, बता दें, मनी ट्रेल दे दें, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हर तरह की सियासी बातें करते हैं। अच्छा, लेकिन जो असल सवाल है उनके ऊपर जवाब नहीं देते। जुमला जरा यहाँ पे मेरे ख्याल से कहना बनता है, जरा नाज़रीन बड़ा एंजॉय करते हैं उस जुमले को कि मेरी सेंट्रल लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, मैं तो अपने वालिद के पास रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर उनका तो क्लेबरी फोर्ट वाला मामला सामने आया और उनको सजा भी यही दी गई है कि वो इस जुर्म में अपने वालिद के साथ शरीक रहीं, और फिर इसीलिए उन्होंने ये जो वीडियो भी एडिट करवा के चलाई, वो इस चीज़ में उनको बहुत महारत हासिल है। और उनके साथ जो लोग हैं, वो जो मियाँ साहब कहते थे ना कि मेरे पास तजर्बाकार टीम है, तजर्बाकार टीम जो है वो पाकिस्तानी इदारों को तो उन्होंने कुछ बेहतर नहीं किया। अलबत्ता तजर्बाकार टीम को ये बड़ा तजर्बा था कि पाकिस्तान के इदारों को कैसे बदनाम करना है, कैसे जो बैरूनी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना है, कैसे इदारों को करप्ट करना है, कैसे ब्यूरोक्रेसी को करप्ट करना है, कैसे सहाफ़ियों को लिफाफे देने हैं, कैसे सहाफ़ियों को करप्ट करना है, कैसे हर इदारे को इतना कमज़ोर कर देना है कि हमें कोई ना पूछ सके। और चेयरमैन नैब जो ने लगाया था कमरुज़्ज़मान चौधरी, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि उनकी मिसाल इंग्लिश लिटरेचर के उस किरदार की तरह की है जिसने अपने माली और ज़ाती और दुनियावी फ़ायदे के लिए अपनी रूह जो है वो शैतान के हवाले कर दी थी। तो इस तरह के लोगों को इन्होंने इदारों में बिठाया, इदारों को तबाह किया, करप्ट किया। इसीलिए आज आपको लोगों में एक नज़र आता है इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है। सिविल इदारों के ऊपर जब भी आप कोई JIT बनाते हैं, जब तक उसमें फ़ौज का नुमाइंदा आप शामिल ना करें तो कोई चीज़ सामने नहीं आती। सिविल इदारों को इस हद तक कमज़ोर किया गया, इस हद तक उनको करप्ट किया गया कि जब तक आप JIT में फ़ौज के नुमाइंदे ना डालें, इनकी करप्शन नहीं पकड़ी जाती। और इनको एतराज़ भी यही है, ये कहते हैं नैब में कैसे चलाएं, बस जो JITs आप बनाते हैं ना वो ना बनाएं। पनामा में भी फ़ौज के नुमाइंदे शामिल थे, आसिफ अली जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी फ़ौज के नुमाइंदे शामिल थे, तब जाके इनके खिलाफ चीज़ें निकली हैं, वरना तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं निकलता। इसीलिए तो ये बड़े एतमाद के साथ कहते थे कि भाई ये नहीं कहते कि हमने करप्शन नहीं की, ये कहते हैं अगर हमने करप्शन किया तो सबूत सामने लाओ। मुझे याद आया मैं लाहौर एक निजी टेलीविजन पे प्रोग्राम करती थी, हमें हमारी करप्शन को पकड़ ही नहीं। साल पुरानी बात है, तो मेरे प्रोग्राम में, ठीक है जी, तब मेयर लाहौर आए थे और मुझे याद है कि उन्होंने, मुबश्शिर जावेद साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, मेयर मैं हूँ, लेकिन जो चहेता है शहबाज शरीफ साहब का वो ज़्यादा कमिश्नर है, हालांकि इलेक्टेड मैं हूँ। तो तब मुझे समझ आया कि ये ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह नवाजा जाता है और फिर ताली 2 हाथ से बचती है। ब्यूरोक्रेसी को बहुत ठीक होने की ज़रूरत है। देखें, वो तो 56 कंपनी स्कैंडल आपके सामने है, वो तो 56 कंपनी स्कैंडल आपके सामने है। जिस ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह सरकारी महकमे में 2.5 पौने 3 लाख थी, उसको 15 लाख पे लगा दिया। और कल ही हमने स्टोरी की थी कि अताउल्लाह कासमी साहब को 15 लाख माहने पे लगा दिया। ये तो बादशाह थी कि अपने दरबारियों को, तबलचियों को, खुशामदियों को, जो इनको अमीरुल मोमिनीन बनाने की कोशिश करते थे, जो इनको इनकलाबी लीडर बनाने की कोशिश करते थे, जो इनको जमहूरियत की बका का जामिन साबित करते थे, उनको नवाजा जाता था। तो आप साफियों की लिस्ट उठा के देख लें किस किस को किन किन ओहदों पर लगाया गया।
आप ब्यूरोक्रेट्स को देख लें जो इनके थे, फवाद हसन फवाद थे, आज चीमा थे, उनको देख लें किस तरह ये अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने जो ज़ाती तल्लुक वाले होते थे, जो इनकी करप्शन में इनको फैसिलिटेट करते थे, इनके सहूलतकार थे, उनको बहुत नवाजा जाता था, उनको भी हिस्सा दिया जाता था। तो ये तो इनकी बिल्कुल तारीख रही है ऐसी कि इन्होंने हर शोबे को हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया है। साबिक जजेस को गवर्नर लगाना हो, अहम ओहदों पर बिठाना हो, इन्होंने हर महकमे को करप्ट किया। ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जरूर जाता है। ऐसी तजर्बाकार टीम थी जिन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा करते हुए बताइएगा कि कल जो भी डिसीजन आए, इन एनी केस अगर हम दोनों डिसीजंस मतलब इस साइड को भी इस साइड को भी देखें, जो भी डिसीजन आता है वो नून लीग की सियासी बसात को किस हद तक मुतासिर करता दिखाई देगा और कैसे करेगा? देखिए, जो भी फैसला आएगा वो बिल्कुल मेरा तो ये ख्याल है कि नून लीग का मुस्तकबिल इसी केस पे बेस कर रहा है। अगर ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन बरकरार रहती है, सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहती है, उसके बाद ये नून लीग को मैसेज चला जाएगा कि बस नवाज शरीफ बिल्कुल किसी तौर पे भी आप अगले 10 साल जेल से बाहर नहीं आ सकते, तो फिर तो तमाम इम्कानात, उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। फिर नून लीग के अंदर जो बच्चे कुछ लोग हैं भी सही, तो वो भी फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ में चले जाएंगे या अपना कोई अलग ग्रुप बना लेंगे। तो ये केस ही नून लीग के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। जो भी इस केस में फैसला होगा वही नून लीग के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तबसरे के एनालिसिस के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।